हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। आप सभी लोग का 24/7 के चैनल पर बहुत 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 सारा वेलकम है, राइट। सो एक बार मैं देखना चाहूंगी हाउ मेनी ऑफ यू आर कनेक्टेड विद अस सो दैट वी कैन स्टार्ट अप विद अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सेशन ऑफ टुडेज एंड yeah, today's session is as important as the earlier one also, right? और अब सबसे बड़ी बात ये बताने वाली हूँ आप लोगों को कि अब से जो भी आपका चलेगा दैट विल बी योर रिविजन पार्ट, ओके। सो एक बार फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दीजिए हाउ मेनी ऑफ यू आर कनेक्टेड विद अस सो दैट वी कैन स्टार्ट अप विद दिस। Good morning everybody, good morning everybody, good morning. So let's begin with the session without doing any kind of delay. This is foreign part 2 and अब शायद मैं आप लोगों को ना मिलूं इस साल, ठीक है, क्योंकि अब मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले साल। तो बाय बाय 2022 and let's welcome with swag the new year, that is 2023. So I wish कि आप लोग बहुत सारे रेजोल्यूशन लेने वाले हो इस साल, है ना, जो आने वाला साल है आप लोगों का। एंड विल बी डूइंग ग्रेट, है ना। हम लोग नए नए प्लेजेस लेंगे और नए नए रेजोल्यूशंस बनाएंगे और कोशिश पूरी रहेगी कि उस पर अमल भी करें। कोशिश क्या मतलब, हमारी तरफ से पूरा 100% रहेगा कि हम उस पर अमल करें, ओके। हम मिलेंगे 1 ईयर के बाद, नहीं अगले साल। 1 ईयर का मतलब है 1 ईयर आएगा चलो ठीक है, कोई नहीं मैम, वी गोना बी मिस। ओ माय गॉड राहुल अच्छा चलो ठीक है ना। अब मुझे पता है तुम लोग पूरे नौटंकी हो, ठीक है। तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, मुझे बहुत सारे अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं और सब ड्रामा कर रहे हैं, मुझे पता है, ठीक है। अमल मीन्स टू डू दैट, सो है ना, वी विल फॉलो दैट। तो अमल करना इज दैट ओनली, ओके। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द सेशन। और आप लोगों को सबसे अच्छी चीज बताऊं, आज आप लोगों के पास लास्ट डे है और देयर आर सो मेनी महापैक्स, है ना। आपका साइंस का महापैक है, ह्यूमैनिटीज का महापैक है, देन कॉमर्स का महापैक है, एंड दैट टू विद मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 20%। सो अगर आप जाना चाहते हो महापैक के लिए, जिससे कि आपको सालों साल जो भी कोर्स मतलब जितना भी पूरा 9 मंथ तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक जितने भी कोर्सेज आ रहे हैं, जितनी भी बुक्स आ रही है, if you want to be the part of them, so जाए and have it and use the code Y484 to get the maximum discount also, because this is something which is really very important and it can make you the way go great. समझ में आ रहा है ना। सो आप लोगों के लिए टुडे 31st of December is the last day to get the maximum discount on the courses of arts, ठीक है। बाकी आपको with books और without books दोनों ही मिल जाएंगे। Now let's begin with the session of today's, and here you can see that there is a word and the word is detenu। डेटेन्यू वर्ड लिखा हुआ है बेसिकली आप लोगों का ये वर्ड, ठीक है। आप इसको देतेनु भी कर सकते हो, नो इशू, है ना। तो अगर कोई पंजाबी है, ठीक है, और पंजाबी पर्सन से किसी ने कुछ ऐवी बात कर दी है, तो बोलेगा अच्छा अभी देतेनु पुलिस को मैं, अभी देतेनु पुलिस को मैं, राइट। तो अगर उसने आपको पुलिस को दे दिया तो आप प्रिजनर बन जाओगे, है ना, अलबक्कान के कैदी, राइट। सो यू आर अ प्रिजनर if you are talking about the word detenu, right? So I hope this is quite clear to everybody. You can also say this, that this is a person held in custody, or a detainee can be also said as the detenue. अच्छा, अगर मेरे को ये बोलना है कि जो प्रिजन को चलाता है, राइट, या जो प्रिजन की रखवाली करता है, उसकी देखरेख करता है, उसको गार्ड करता है, उसको आप क्या बोलते हो? तो उसको आप बोलते हो जेलर, ठीक है। अगर किसी को फांसी पर चढ़ाया जाता है तो उसको हैंग्ड किया जाता है, हैंग्ड, ठीक है, हैंग्ड किया जाता है या हैंग किया जाता है। हंग मत बनाना इसका पार्ट, दिस इज समथिंग विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अच्छा, अगर आपको पूछा जा रहा है कि फांसी के फंदे को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो फांसी के फंदे को नूस बोल सकते हो आप। जो नूस वो होती है जिससे गांठ बांधते हो, राइट।
And another word is here which is really very important, which is related to your this one part is किसी को जेल भेजना is to sentence someone. ठीक है, और जो जेल भेजा जाता है उसे आप एक्यूज्ड भी बोल सकते हो या फिर कल्प्रिट भी बोल सकते हो, क्योंकि वो आरोपी होता है, उसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, राइट? तो क्या हो गया, सेंटेंस्ड हो गया। एक और वर्ड बचा हुआ है दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तख्ती पे रख कर के खड़ा किया जाता है फांसी के फंदे पर चढ़ाने के लिए, उसको आप स्कैफोल्ड बोलते हो, स्कैफोल्ड, ठीक है? सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट वर्ड। आप लिखते जाओ, कॉपी पेन लेकर के बैठो, बिकॉज एक वर्ड से आई विल बी कनेक्टिंग सो मेनी वर्ड्स सो दैट आपको काफी ज्यादा हेल्प मिले और आप काफी सारी चीजें लर्न कर पाओ, राइट? सो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, कभी क्या होता है ना, कभी कभी किसी को मारते नहीं हो आप, कभी कभी लोग शहीद हो जाते हैं, उनकी शहादत हो जाती है। सो उस वर्ड को प्लीज याद रखना, अगर कोई शहीद हुआ है तो उसको मार्टियर बोलते हैं, और उसकी ये फ्रीक्वेंट वर्ड्स हैं बेटा जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। मार्टिरडम बोलते हैं उसकी शहादत को, और अगर जबरदस्ती किसी को सूली पर चढ़ा दिया जाए तो उसको बोलते हैं क्रूसीफाई करना। क्रूसीफाई इज द वर्ड विच इज अ वर्ब, और क्रूसिफिकेशन अगर बोलोगे तो वो आपका नाउन हो जाएगा। सो कैन आई राइट इट लाइक दिस, क्रूसीफाई? सो प्लीज डू राइट इट इन योर कॉपी ऑल्सो, दिस इज समथिंग विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? बाकी तो यहाँ भूत आते रहते हैं, आपको पता ही होगा। चलो, अब मैं पूछूंगी सारे क्वेश्चंस, अगर नहीं बता पाए ना तो फिर बेटा गए आप लोग। और आप लोग आजकल कमेंट सेक्शन में ना आंसर्स नहीं कर रहे हो, ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है? सेशन को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो जाएं, ओके? कहाँ हैं आज सब, सो रहे हैं क्या? आज ज्यादा ठंड हो गई है, हाथ चल नहीं रहे हैं, सब सो रहे होंगे। चलाओ चलाओ, हाथ चलाओ, जब चलाओगे ना तो आपकी जो अंदर ब्लड सर्कुलेशन है ना उसका वो फ्लो बढ़ेगा। कुछ ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो जाके कॉफी पी लो। यार टेम्परेचर इज एक्चुअली वेरी लो। आप तो ये सोचो ना, मैं तो पूरी जर्नी कंप्लीट करके आई हूँ ऑफ 1.5 आवर। कैन यू थिंक ऑफ दिस? तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स लॉट्स ऑफ थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैं बता दूं, एक वर्ड होता है आपका गैलोज। गैलोज वर्ड जो होता है ना, वो जहाँ पे फांसी के लिए जो पूरा ऐसे फ्रेमवर्क बनाया जाता है, जिसपे फंदा वंदा बांधा जाता है, नूज बांधी जाती है, उसको आप बोलते हो गैलोज, ठीक है? आप बना दो कॉफी, आ जाओ गंजन, में बना दूंगी, इसमें क्या है? और मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ, ठीक है? चलो, इतना क्लियर हो गया सभी लोगों को? मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दीजिए, दिस मच क्लियर, पैल्पेबल टू एवरीबॉडी और नॉट? कॉफी के साथ नमकीन कौन खाता है? छी। चलो आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्टम डी डिक्टो। डिक्टम डी डिक्टो, उसका मतलब होता है ह्यूरसे। जब आप किसी के कान में जाकर के खुसुर फुसुर करते हो ना, और अपनी ऐसे बातें करते हो, मतलब उसने कुछ कहा, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा, राइट? सो दिस इज अ स्टेटमेंट made out of court and not under oath, which is offered as a proof that what is stated as true. So this is hearsay. Okay, I hope this is quite clear to everybody. हम बातें बहुत करते हो आप लोग, बातें मत किया करो, पढ़ाई किया करो, ओके? चलो, ठीक है? सो यू कैन से दैट कि यहाँ पर आप इस वर्ड को ये भी बोल सकते हो दैट इट इज अ र्यूमर, जिसे आप अफवाह बोलते हो। लोगों की उड़ाई हुई बातें, है ना? इफ अ न्यूज इज अ हॉट पोटैटो, इट कैन बी सेड एज कि किसी के बारे में कोई उड़ती उड़ती खबर आपको मिली है ना?
सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी. अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग इधर की बात को उधर करते हैं, तो उसको अब यहाँ पे अफवाह कैसे उड़ाते हैं लोग, इन्होंने उनको बताया, उन्होंने उनको बताया, उन्होंने उनको बताया, उन्होंने उनको बताया, राइट. सो इसके लिए आप एक और वर्ड भी यूज कर सकते हो, दैट इज ईव्स ड्रॉपिंग. ठीक है, तो ईव्स ड्रॉपिंग क्या होता है, पहले आप किसी की बात कान लगा करके सुन रहे हो और फिर वो आप दूसरों तक ट्रांसफर कर रहे हो. सो दैट इज नोन एज ईव्स ड्रॉपिंग. और इसी से ही एक और इडियम भी फॉर्म किया गया है, द वॉल हैज ईयर्स. दीवार के भी कान होते हैं, है ना. तो इसलिए जो भी बातें करनी हो आपको, वो बहुत ही स्लाइट वे में किया करो या फिर विस्परिंग टोन में किया करो, नहीं तो सब लोग सुन लेंगे. ठीक है, सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी. आपको इतना समझ में आ रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ईच एंड एवरी वर्ड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, जैसे आप कभी कभी क्लास में पढ़ाई कर रहे होते हो ना, तो आपकी टीचर आपसे बोलते हैं बेटा तेज पढ़ो, तेज पढ़ो, तेज पढ़ो. तो आप क्या बोलोगे, लाउडली पढ़ो, लाउडली पढ़ो. मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है वो यही वर्ड यूज करते हैं, लाउडली पढ़ो, लाउडली पढ़ो, लाउडली पढ़ो. सो लाउडली इज अ वर्ड विच शोज अ काइंड ऑफ नॉइज, शोर शराबा. तो कभी भी पढ़ाई आप लाउडली नहीं कर सकते, नहीं तो आपको पिटाई मिल सकती है ना. सो लाउडली इज अ नेगेटिव टर्म. ओके, वेयर एज द वर्ड अलाउड इज पॉजिटिव. तो रीड अलाउड होता है, रीड लाउडली नहीं होता, इसको हमेशा याद रखना. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. समझ आ गया सभी लोगों को. सो ये सारे वर्ड्स आपके एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आप इसको लर्न कर सकते हो. अगर विस्परिंग का थोड़ा सा आपको और अच्छा वर्ड लर्न करना है तो आप मर्मरिंग लर्न कर सकते हो. मर्मर है ना, इसका मतलब होता है बुदबुदाना, बड़बड़ाना. ठीक है, सो ये सारे वर्ड्स आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी वॉइस से ही रिलेटेड है. हाँ, लाउडली कैन बी द एंटोनिम ऑफ विस्पर, है ना. चलो ग्रेट, क्लियर दस मच वर्ड. अब अगर आप पीछे वाले में देखोगे तो भी मैंने आप लोगों को 5 से 6 वर्ड्स बताए. अगर आप ये वाले में भी देखोगे, सो आई हैव टोल्ड यू 5 to 6 वर्ड. इसमें से कई सारे रिपीटेड भी होंगे, तो टेंशन मत लो, आपको बार बार पढ़ने के लिए मिलता रहेगा ये मेरी क्लासेस में, और इतनी बार पढ़ लोगे ना कि आपको वो लर्न हो जाएगा. नाउ द वर्ड इज एमेरिटस. मेरिट कैसे बनती है, जब आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होता है, ठीक है, तो उसकी एक मेरिट बनाई जाती है कि सबसे ऊपर कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, राइट. सो अगर आप मेरिटस हो या मेरिटोरियस हो, दैट मीन्स आप यू आर एट द पोजिशन जहां पर आप बिल्कुल टॉप लेवल पर हो, आपने टॉप किया हुआ है, राइट. अगर मैं एमेरिटस की बात करती हूँ, ऑल्दो दिस इज अ फॉरेन वर्ड, बट स्टिल व्हाट इट टेल्स अस, ये हमें बताता है कि कोई इंसान, ठीक है ना, अगर रिटायर भी हो रहा है, अपनी जॉब को छोड़ भी रहा है, तो वो इज्जत के साथ छोड़ रहा है. डायन हार्नेस भी बोल सकते हो इसके सिनोनिम में. सो आपको पता होगा ये मूवी है एक, अगर आपने मूवी देखी हो तो, शेरशाह, क्या मूवी का नाम भी शायद यही था, राइट. तो विक्रम बत्रा के ऊपर एक मूवी बनाई गई थी जिसका रोल प्ले किया था सिद्धांत ने, सिद्धार्थ क्या नाम है इसका, राइट. सो ये एक्चुअली दिस इज द पर्सन जो कि ये विक्रम बत्रा है, राइट. और ये रोल प्ले है, ये रील वाले विक्रम बत्रा है और ये रियल वाले विक्रम बत्रा है. इनके ऊपर मूवी बनी थी और इनको एक टाइटल दे दिया गया था शेरशाह. ऑल्दो व्हेन ही डाइड ना, देन इट कम्स टू हिम कि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, लेकिन इनके दोस्तों ने इनको जॉब के टाइम पर ही बहुत ज्यादा ऑनर करना शुरू कर दिया था और लोगों ने शेरशाह 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 बुलाने लगे थे, राइट. सो वी कैन से दैट, हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई भी पर्सन जिसको अपने रिटायरमेंट के बाद कोई स्पेशल टाइटल दे दिया गया हो या कोई स्पेशल नाम से लोग बुलाने लगे हो, सो दैट कैन बी नोन एज एमेरिटस. जैसे आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोग लौह पुरुष, इवन सरदार भी उनको एक टाइटल ही दिया था फीमेल्स में, राइट. सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोल दिया गया कि वो लौह पुरुष थे. ऐसे ही आपके जो एपीजे अब्दुल कलाम है उनको बोल दिया गया दैट ही वाज अ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, राइट. सिमिलरली अपने जो अमित शाह है उनको मामा मामा बुलाते हैं, मोटा भाई कह के बुलाया जाता है, राइट. सो बहुत सारे लोग हैं जिनको एज एन ऑनर बहुत सारे लोग अलग अलग टाइटल्स देते हैं. सो ऑफ द फॉर्मर होल्डर ऑफ एन ऑफिस, स्पेशली अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैविंग रिटायर्ड बट अलाउड टू रिटेन देयर टाइटल एज एन ऑनर. तो कुछ भी ऐसा मतलब टाइटल दे दिया गया उनको, फिजिक्स के बेताज बादशाह या फिर कुछ भी, मतलब एक बहुत ही अच्छा सा सूटेबल सा नेम दे दिया जाता है, राइट. सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी. तो अगर इससे कनेक्टेड आपका ये वाला वर्ड आता है डायन हार्नेस, तो कोई अपनी
जो ड्यूटी करते करते अगर मर जाता है तो दैट इज नोन एज डाई इन हार्नेस. सो आई होप, जैसे मैंने आप लोग को मनोहर पारिकर का एग्जाम्पल दिया था, ही वॉज अ पेडांटिक पर्सनैलिटी एंड ही डाई इन हार्नेस ऑल्सो, राइट. पेडांटिक कौन होता है? जो रूल्स को फॉलो करता है. सो व्हेन यू फॉलो रूल्स, यू सेड दैट यू अबाइड बाय द रूल्स, यू कंप्लाई विद द रूल्स. अब ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस आपके एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. अबाइड बाय, कंप्लाई विद, अडहेयर टू. अडहेयर टू. ठीक है. आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी. हर्ष पहले पढ़ाई कर लो, फिर कॉफी भी मिल जाएगी. मैम आपका नेम क्या है प्लीज? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? वेरी गुड. कंप्ली नहीं बेटा, कंप्लाई. ओके चल. सो दीज आर दी वर्ड्स. अपनी कॉपी में कहीं लिख लो, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे एंड इट विल हेल्प यू ऑल्सो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. कह रहा है एन बैंक. जैसे बोलते हैं ना कुछ लोग, भरी महफिल में तुमने मेरी इज्जत उछाल दी, तुमने मेरी कहीं इज्जत नहीं रखी, तुमने मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, ऐसे बोलते हैं ना. तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा कुछ मतलब नहीं है. वो भरी महफिल जैसे बोलते हो ना, वैसे ये भरा हुआ कोर्ट है, इन फुल कोर्ट. सो दिस इज एन बैंक. एन बैंक इज अ फुल कोर्ट, राइट. The term refers to a special procedure where all judges of a particular court hear a case. एक ऐसी व्यवस्था या एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो कोर्ट हैं, जितने भी कोर्ट के लॉयर्स हैं, एक एक लॉयर वो एक ही केस को हैंडल करता है, राइट. तो उसको आप बोलते हो कि दैट रिलेट टू या दैट रेफर्स टू एन बैंक. ठीक है, समझ में आ गया? फटाफट बताइए. इतना क्लियर है सभी लोगों को? अब अगर आपसे बोला अच्छा भरी महफिल में तुमने मुझे बदनाम कर दिया, सो आप बोल सकते हो एन ब्लॉक. इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, जिसे बोल सकते हो आप. ठीक है. ज्यूरी इज द कलेक्शन ऑफ जजेस. वेरी गुड. तो अगर आपको कलेक्शन ऑफ जजेस के बारे में बात करनी है तो दैट इज ज्यूरी. अच्छा, ये एनालॉजी में आ जाता है, एनालॉगस प्योर में आपसे पूछ लिया जाता है. सो दिस इज समहाउ आल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, मैं 2 और वर्ड लिख रही हूँ, माइट भी आप लोगों को पता हो, लेकिन ये लैटिन वर्ड्स हैं, मतलब लैटिन वर्ड से ही आपके इंग्लिश वर्ड्स बने हुए हैं. तो एक वर्ड है आपका एन रूट और एक वर्ड है आपका एन मास. कैन यू टेल मी कि क्या हो सकता है? अच्छा, इसको आप मोर क्लियरली ले सकते हो कि आपने, ये तो ग्रुप ऑफ पीपल हो गया कि आपने लोगों के सामने मुझे बदनाम कर दिया. भरी महफिल के लिए ये वाला वर्ड ज्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि व्हेन यू से ना मास, दैट मीन्स ज्यादा तादाद में लोग होंगे आपके. सो आप एन ब्लॉक भी यूज कर सकते हो और आप एन मास भी यूज कर सकते हो, राइट. बताओ जल्दी से, अगर मैं एन रूट बोल रही हूं या फिर एन मास बोल रही हूं तो क्या मतलब हो सकता है उसका? Very good. En masse refers to in a mass of people. ठीक है, वही भरी महफिल. En route मतलब on the way, रास्ते में. ठीक है. अगर आपको बोलना है कि आप सड़क पर जा रहे हो और आपसे कोई पूछ रहा है बेटा कहाँ हो, तो आप बोलोगे मैम आई एम ऑन वे, राइट. सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी गाइस. प्लीज मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, इतना समझ में आ गया सभी लोगों को? यूज्ड फॉर प्लीज. वेरी गुड. डन? यहां तक समझ में आ गया? वेरी गुड. मास से एक और वर्ड लर्न कर लो, मैसेकर. मैसेकर. अच्छा, मैसेकर को आप इस तरह का से तोड़ करके भी पढ़ सकते हो, मास एकड़. जब एकड़ की तादाद में आपको मास बिछा हुआ दिखाई दे
तो दैट इज नोन एज मैसेकर। तो बहुत जब मास में स्लॉटरिंग करी जाती है, लोगों को मारा जाता है, लार्ज अमाउंट में किलिंग की जाती है, तो उसको मैसेकर बोलते हो। इसे स्लॉटर भी बोल सकते हो, ठीक है, इसे मास किलिंग भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड देखेंगे क्या लिखा हुआ है, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एंटेंटी। एंटेंटी इज नथिंग एल्स बट एन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। आपने देखा होगा कि हमारा जो इंडिया है ना, वो काफी सारी कंट्री से मीट करते रहता है, राइट। सो अब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो आप बोल सकते हो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के भी बहुत बार हमारी कंट्री को क्या करना पड़ता है, कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं, MOU साइन करने पड़ते हैं। सो दैट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कैन बी सेड एज द एंटेंटी। So a friendly understanding or informal alliance between states or factions can be known as entente. So basically in short आप इसको बस यही लिख सकते हो, understanding, comprehensiveness, ठीक है, या फिर getting, knowing, acquaintance, friendliness, amiability और amicability, ठीक है। आज मैम टाइम नहीं दे रही नोट बनाने का, ऐसा भी है क्या? बना लो नोट, बना लो, आप बोलो तो मेरे से। इसको साझा बोल सकते हो, साझा, समझ, पहचान, मैम रुक जाइए मैम थोड़ा, मैं रुक गई, आप बना लो नोट्स, बना लो आप अच्छे से, आप मुझे बता देना, ठीक है। वैसे आप चाहो तो एक बार रिकॉर्डेड देख करके भी नोट्स बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा सभी लोगों को, राइट? ओके आगे बढ़ूं? बताओ भाई, इतना स्लो तो मैंने कभी नहीं पढ़ाया आज तक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एस्पाउज। अब एस्पाउज कौन होता है? एस्पाउज वर्ड आपका स्पाउज से बना हुआ है। अब ये लैटिन वर्ड है, ये हमारे इंडिया में अब यूज होने लगा है ना। बेटर हाफ को बोल सकते हो आप, ये वाले वर्ड स्पाउस के बारे में बात कर रही हूँ। बेटर हाफ को बोल सकते हो आप स्पाउस। ये मेरे हस्बैंड हैं और मैं इनकी वाइफ हूँ, ठीक है। तो जब आप ये बोलते हो ना, और आपको हस्बैंड और वाइफ अलग अलग वर्ड ये नहीं यूज करना होता है, तो आप सीधे सीधे एक वर्ड यूज कर सकते हो, या तो स्पाउस या तो बेटर हाफ। और ये भी याद रखना, स्पाउस और बेटर हाफ के साथ कभी ये नहीं बोल सकते आप ये मेरे हस्बैंड स्पाउस है या मेरी वाइफ स्पाउस है, ये मेरे हस्बैंड बेटर हाफ है या मेरी वाइफ बेटर हाफ है, बिकॉज वो सुपरफ्लूअस में चला जाता है मोर देन नीडेड में। सो स्पाउस इज नथिंग एल्स बट स्पाउस इज द बेटर हाफ ओनली। पति या पत्नी को बोलते हैं। लेकिन जब एस्पाउस आ जाता है तो एस्पाउस का मतलब होता है शादी करना, टू मैरी। वेडिंग, मैरिज, मैट्रिमोनी, these all words are related to शादी ओनली, ठीक है।
वेडिंग क्या होता है, वेडिंग जो होती है ना, जब शादी नहीं हुई होती है तो आपको लोग बुलाते, लोग आपको अपनी मैरिज पे नहीं बुलाते, लोग आपको अपनी वेडिंग पे बुलाते, और जब शादी हो जाती है तो आप बोलते हो उनकी मैरिज पर हम गए थे, राइट। सो वेडिंग शादी से पहले का टेन्योर होता है और मैरिज शादी के बाद का टेन्योर होता है। और जब बारात वरात लेकर के लोग पहुंचते हैं ना, तो जैसे ये होता है ना, आप लोगों को बोला जाता है तेरा तो मैं जुलूस निकलवाऊंगी, तो वो जुलूस के लिए आप बोल सकते हो दैट कैन बी गुड ऑल्सो और बैड ऑल्सो, है ना। तो आप पूछ लेना उससे कि यार तू मेरा जुलूस निकलवाएगा, कौन सा निकलवाने वाला है, पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला, राइट। सो आप इसको प्रोसेशन बोल सकते हो। मैट्रिमोनी इज मैरिज ओनली, मैट्रिमोनियल साइट जो होती है वो शादी के रिश्ते लगाती है, तो मैट्रिमोनियल साइट बोल सकते हो उसको। लेकिन मैट्रिमोनी का मतलब अच्छा, ये वर्ड आपके एग्जाम में नहीं आते, लेकिन ये वर्ड आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। प्रोसेशन, बारात वरात के साथ आना इज प्रोसेशन, ठीक है, ओके। नाउ अगर आप गठबंधन कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू टाई अ नॉट विद समवन, दैट इज ऑल्सो समहाउ नोटेड एज मैरिज ओनली, ठीक है। दूल्हा और दुल्हन के लिए वर्ड यूज होता है ब्राइड, और दुल्हन के लिए ब्राइड, दूल्हे के लिए ग्रूम। दूल्हा दुल्हन एक साथ होते हैं तो उनको ब्राइड ग्रूम बोलते हो, ठीक है। अब शादी में आपको पता है 7 फेरे तो होते ही है, सो यू कैन से दैट आर 7 सर्कल्स, 7 रिचुअल सर्कल्स, राइट। लेकिन उसके अलावा भी आपको पता है ना, कसमें खाते हैं लोग, 7 वचन लेते हैं, तो उसको आप बोलते हो वो, VOW, वो। तो स्वेयर करना, वो करना, प्लेज करना, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है, राइट। अच्छा मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ सिंदूर को क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल इन सिंदूर। ये मैंने आप लोगों को पहले भी कभी बताया हुआ है, व्हाट वी कॉल सिंदूर। अच्छा आज बड़े लेट आए हैं सब, ऐसा क्यों, कहाँ थे आप लोग? हाँ बेटा, लैंग्वेज की क्लास होगी 3 बजे, लेकिन वो जुगलबंदी होगी मेरी और सर की, ठीक है। चलिए बताइए। अगर आप सिंदूर वर्ड को यूज करते हैं तो दैट इज नोन एज वर्मिलिन, ठीक है। अब लिख लो उसको जल्दी से, नहीं तो आप बोलोगे मैम लिखने नहीं दे रही है। और कोई वर्ड पूछो हिंदी में जो मैं उसको इंग्लिश में बता दूं। एक और होता है ना घूंघट, जब लड़की शादी होकर के आ जाती है तो उसका घूंघट ऊंघट वो डालती है, तो उसको बोलते हो वेल। तभी वेल का मतलब होता है कवर कर लेना किसी चीज को, पर्दा, है ना। गाना सुना होगा ना आप लोगों ने, पर्दा है पर्दा, तो उसको आप बोल सकते हो वेल है वेल, पर्दे के पीछे बिहाइंड द वेल, पर्दा नहीं तो देखो पर्दा ना, राइट। सो इट इज वेल 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 वेल। और अनवेल, अच्छा अनवेल आपके एग्जाम में वर्ड आया हुआ है। अब आप सोचो ना, आप कितने फनी वे में इसको पढ़ रहे हो शादी से रिलेटेड, लेकिन यही आपके एग्जाम में आज आप मैम ने आपको बताया वेल का मतलब पर्दा, वेल का मतलब घूंघट, मतलब वेल का मतलब कवर है, तो अगर अनवेल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, भांडा फूट गया, है ना, स्पिल द बीन हो गया, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग हो गई, या फिर अनवेल हो गया, अनकवर हो गया, कोई चीज बाहर निकल आई। सो इट इज अनवेल, वेल अनवेल, ठीक। मैट्रिमोनी शादी को ही बोलते हैं बेटा, मैट्रिमोनी इज मैरिज ओनली, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। और अगर भाग करके शादी कर रहे हो तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया है, इफ यू आर डूइंग रन अवे मैरिज, है ना, तो भाग करके शादी करने को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। जी हाँ, अनवेल आया था CUET 2022 में, स्पिल द बीन भी आया था, हाँ घोंघट होता है या ऑफकोर्स घूंघट होता है, पर्दा होता है। बताइए जल्दी से, अगर आप भाग करके शादी कर रहे हो तो क्या बोलेंगे उसको, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को ये, एलोप, ठीक। सो अब आप देखो ना, आप कितने सारे वर्ड्स लर्न कर सकते हो एक वर्ड से, जस्ट बाय कनेक्टिविटी, है ना। और आपको उसको रटने की जरूरत नहीं है, एक बार आप वापस रिवीजन कर रहे होगे आपको सब याद रहेगा, लिख लो उसको। फिर अगर कोई और वर्ड नहीं समझ में आ रहा हो तो वापस से एक बार सेशन को बैक करके जरूर देख लेना, ठीक है। इतना क्लियर, दिस मच क्लियर, पैल्पेबल, पेल्यूसिड, लिम्पेड, हाँ, डिस्क्लोज, सीक्रेट,
बहुत शैतान हो आप लोग। लव मैरिज इज पाप, योर बैड डीड। नोट कर लिया ना, चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। वर्ड्स नोट कर लो, बाद में मीनिंग्स लिखते रहना आप लोग। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एक्स ग्रेशिया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Something which is given or done as a gift or favor, not because there is a legal duty to do it. Suppose मैंने आपको यहाँ पर बुलाया, अड्डा है ना, और अड्डा में मैंने आपको एक जॉब दे दी। हालांकि मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि मैं आपको अड्डा में जॉब दे दूं, लेकिन सपोज मैंने आपको अड्डा में जॉब दे दी और आपने अड्डा में रह करके बहुत अच्छा काम किया, 12 घंटे काम किया, है ना। तो 12 घंटे के हिसाब से मेरे को आपको 1000 रुपए देने थे, तो मैंने आपको 12,000 रुपए सैलरी दी। लेकिन मैंने देखा आप इतने डेडिकेटेडली काम कर रहे थे, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने आपको 1000 रुपए और दे दिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके काम करने के ऊपर मेरी ड्यूटी थी कि मुझे 1000 रुपए देने थे, बट मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा, आई जस्ट लाइक दैट, सो तो मैंने आपको एक एक्स ग्रेशिया दे दिया, राइट, विच इज एज अ फेवर। या मैंने बोला चलो ठीक है यार, तूने इतना अच्छा कर लिया, ये इसको रख ले, है ना। तो क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं, कितने इजी वर्ड्स के हो जाते हैं। जब आप रेस्टो जाते हो तो रेस्टो जा करके आप अगर मान लिया आपकी कोई टेबल वेबल साफ करता है या उसको आप खाना वाना देते हो, टिप, सो यू कैन से दैट दिस इज अ टिप। मुझे याद नहीं आता ये टिप, है ना, समथिंग विच यू हैव गिवन एज कॉम्प्लीमेंट्री। एडेंडम कल पढ़ा रही थी ना, समथिंग एज एड ऑन, समथिंग एज एक्स्ट्रा। लेकिन पता है आजकल के लोग कैसे हैं, उनका दिल हमेशा ज्यादा ही मांगता है। हाँ बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री में आई नहीं आएगा, यहाँ पर ई आएगा, ठीक है। ई क्यों आएगा, क्योंकि ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एड ऑन है। वो वाला जो कॉम्प्लीमेंट है ना, वो कॉम्प्लीमेंट, या अच्छी लग रही हो, राइट, या अच्छे लग रहे हो, सो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट इज कि आप किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हो, बट कॉम्प्लीमेंट EMENT वाला कॉम्प्लीमेंट मतलब एड ऑन। एज अ रिवॉर्ड भी बोल सकते हो, बट रिवॉर्ड इज गिवन व्हेन यू डू समथिंग रियली वेरी ग्रेट, है ना। What is the difference between reward and award? Award is something which is given in your hand or some thing as a physical entity. ठीक है, but reward can be anything. Reward can be तारीफ also, है ना, मेरी तारीफ किया करो, तो वो भी हो सकता है। वो बटरिंग करना होता है, अच्छा, मक्खन लगाना। चलो, बूट लिकिंग इज ऑल्सो अ वर्ड। और साइकोफैंट आपके एग्जाम में आया था बेटा, आपने बोल ही दिया तो मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एग्जाम में आया था, चापलूस के लिए यूज करते हो। तो कानूनी बाध्यता के बिना सद्भावना स्वरूप किया गया या दिया गया जो टास्क होता है वो आपका एक्स ग्रेशिया कहलाता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। वेरी गुड, ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज लिख लो, अगर कोई चीज आपको ग्रेटिस मिलती है ना, तो उसका कोई पैसा नहीं लगता, है ना। सो ग्रेटिस इज फ्री ऑफ चार्ज। तो जो चीज आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी गई है, एज अ टिप दिया गया, एडेंडम दिया गया, एड ऑन दिया गया, वो ग्रेटिस है, दैट इज फ्री ऑफ चार्ज। ओके, चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, फॉक्स पास। फॉक्स पास का मतलब होता है सोशल फॉल्ट। कई बार ऐसा होता है ना, मम्मी के साथ कभी भी अगर आप बाहर जाओ घूमने फिरने के लिए या अपने रिलेटिव्स के घर पे, तो बोलते हैं चुप रहना, बोलना मत, कुछ बोल दिया ना तो बहुत पिटोगे। तो समथिंग यू से और डू दैट इज एम्बैरेसिंग और ऑफेंड्स पीपल। मेरा जो भाई है छोटा वाला, बहुत शरारती था बचपन में, इतना ज्यादा शरारती था, और जितना शरारती था ना वो बचपन में, अभी वो उतना ही सीरियस हो गया है, बहुत सीरियस हो गया। तो उसकी शैतानी की आदत थी, वो खुराफाते करता था, है ना। तो एक बार मम्मी के मास्टर जी आए थे घर पर, तो वो छत पर था, और छत पर से वो जो धूल मिट्टी उड़ती है ना, वो जो ब्रिक्स होते हैं
ब्रिक्स में जब शेप्स बने होते हैं ना ऐसे करके, तो हमारे यहाँ ऐसी ब्रिक थी, उसमें एक शेप बना हुआ था ऐसे डायमंड का, तो उसमें ना वो भर गई थी मिट्टी, तो वो उस मिट्टी को उठा उठा करके उनके ऊपर डाल रहा था ऐसे ऐसे करके। एंड अनदर बैड थिंग व्हाट ही डिड वाज, जो बिस्किट आता है ना क्रीम वाला बिस्किट, उस बिस्किट की उसने क्रीम खा ली थी और उसको ऐसे चिपका के रख दिया। तो ऐसा वो कई सारी हरकतें करता था। हमारे यहाँ एक सर आते थे पढ़ाने के लिए, हालांकि वो हमारे रिलेटिव ही थे, उनका नाम था मोहम्मद, उनको हम लोग मोहम्मद मामू बोलते थे। तो तो उनकी एक मोटी सी पिक्चर बना करके उनके पेट पे लिख दिया था समोसा। कितना बोर करता है ये ऐसे करके। तो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स ही यूज्ड टू डू एट दैट टाइम, एंड आई नो यू पीपल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आप लोगों ने अपने पास्ट में करी होंगी, है ना, और आप उसको लेकर के प्रेजेंट टाइम पर नॉस्टैल्जिक भी होते होंगे, राइट। नॉस्टैल्जिक मतलब पास्ट की मीठी मीठी यादों में खो जाना। और सबसे खतरनाक चीज़ तो ये होती थी, आज भी वो हम लोगों से कभी कभी लड़ जाता है इस बात के लिए, वो रोता था जब कुछ करता था ऐसे कांड, मम्मी से डांट खाता था और रोता था, है ना। और जब रोता था तो एकदम लड़का, एक तो लड़का रो रहा है वो भी भैं भैं करके। तो मैं और मेरी एक सिस्टर थी साबिका आपा, सो हम लोग क्या करते थे, हम लोग डोर के बगल में जा कर के इतना हंसते थे, इतना हंसते थे, तो वो और जोर जोर से रोता था। कभी भी ये हरकत करना, कोई रो रहा हो ना, मतलब चिढ़ करके रो रहा हो, और अगर आप उसको देख करके हंसने लगो तो वो और रोता है, फिर और मजा आती है और एंजॉयमेंट होता है, राइट। तो इस तरह की चीजें होती रहती थी। तो दैट वाज ओनली दिस कि वो जो भी करता था हम बोलती थी यार तुमने मेरी कहीं इज्जत नहीं रखी, तुमने मेरी नाक कटवा दी है, तुम मेरी बहुत बेइज्जती करवाते हो, यू आर अ ब्लैक शीप, है ना। कभी कभी तो मम्मी इसको बोलती थी काला धब्बा हो तुम हमारी फैमिली में, लेकिन बचपन में ही बोलती थी। अभी लिटरली ही इज रियली वेरी सीरियस नाउ। So something you say or do that is embarrassing or offends people, आप कुछ ऐसा कह देते हो या आप ऐसा कुछ बोल देते हो और उसके बाद आप बोलते हो आई एम सॉरी, राइट। सो वो सॉरी कहने से कुछ नहीं होता, सॉरी के लिए आंसर आपको यही मिलेगा, पहले किसी का गला काट दो फिर बोला आई एम सॉरी। सो दैट्स नॉट समथिंग जो कि आप लोगों का माफ़ कर दिया जाए, है ना, वो अनफॉरगेटेबल चीज़ होती है। सो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे एक शेमफुल स्टेटमेंट निकल करके आ रहा है ना, ऐसे बंदों को आप अनसोशल बोलोगे, बिल्कुल बिल्कुल अनसोशल होते हैं। शेमफुल आपने कोई एक्ट किया, ये अनसोशल पर्सनालिटी हो आप, ठीक है। ऐसे लोग बहुत ही इंट्रोवर्ट भी होते हैं, अंदर ही अंदर शैतानी करते हैं, ठीक है। तो आप इनको बोल सकते हो कि कभी कभी इंट्रोवर्ट भी हो जाते हैं, कभी कभी एक्सट्रोवर्ट भी आपके अनसोशल हो जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा बोल देते हैं वो भी थोड़े से अनसोशल हो जाते हैं, राइट। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। सो फॉक्स पासेस लाइक्स, बस कुछ भी बोल दिया आपने चलते फिरते, ठीक है। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। ऐसे कई सारे स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमें लोगों के बुरे लगते हैं एंड वी फील बैड, ठीक है। बाकी आप इसको फॉल्ट, अच्छा हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे कनेक्ट बता दूँ आप लोगों को, एक होता है मिस्टेक जो इंपॉर्टेंट है, आप लोग गलत करते हो, एक होता है ब्लंडर। मिस्टेक और ब्लंडर में क्या डिफरेंस होता है? मिस्टेक इज छोटी गलती, छोटी गलती, और अगर कुछ बहुत बड़ा कर दिया आपने, जो बहुत बड़ी गलती है जो माफ नहीं करी जा सकती, उसको आप बोलते हो ब्लंडर। तो छोटी गलती इज मिस्टेक बट बड़ी गलती इज ब्लंडर, है ना। तो ब्लंडर मिस्टेक हो गई ऐसे कभी नहीं बोलोगे, यू विल ओनली से ब्लंडर, दैट मीन्स अ बिग मिस्टेक। ओमनीवर्ट एक ऐसा इंसान, ओमनीवर्ट तो हर तरीके से आपको टोन दिखेगा, कभी है बोलता है, कभी नहीं बोलता, कभी एक्ट करता है, कभी नहीं करता, तो वो मल्टीपल वे में आपको एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो एम्बीवर्ट होता है वो दोनों ही होता है। तो बेसिकली इन कॉमन लेने चलो तो आप एम्बीवर्ट बोलो। जो एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट भी हो जाते हैं वो भी कभी कभी ये सब हरकतें कर देते हैं, और कभी कभी जो एक्सट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वो भी ऐसी हरकतें कर देते हैं। अच्छा, कुछ लोग टिमिड को भी शाय बोल सकते हो आप। तो टिमिड जो वर्ड है वो आपका शाय और वीक के लिए होता है, तो वो इसका मैच नहीं करेगा, है ना। वीक की स्पेलिंग WEAK होती है, WEEK वीक नहीं होती। आगे बढ़े हम लोग। इज दिस मच क्लियर टू एवरीबडी? ओसामा बिन लादेन ना करके बोले भाई मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, तो आप बोलोगे भाई तेरे से गलती नहीं हुई, तेरे से पाप हुआ है, पाप, और उसका तुझे शाप लगेगा। चलो नेक्स्ट इज, ओह दिस इज माय फोर्टे। मैं इसका पिक्चर चेंज करना भूल गई, आई एम सॉरी। अब ऐसे समझ लो, इसी पिक्चर समझ लो, अरे पजल को सॉल्व करना मेरा दाएं या बाएं हाथ का खेल है ना, ऐसे वाला।
तो वो मेरा फोर्टे। फोर्टे इज समथिंग विच कैन बी सेड एज कि जो आपकी स्पेशलिटी है ना, जिसपे आपको बहुत अच्छी कमांड है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी पावर है, राइट। सो व्हेन यू से ना दिस इज माय फोर्टे, एक्चुअली में हम लोग उसको फोर्टे बोलते हैं, बट दिस इज फोर्ट, यू नो दिस इज फोर्ट। फोर्ट को भी फोर्ट बोलते हैं, इसको भी फोर्ट बोलते हैं, दिस इज माय फोर्ट। जनरली पीपल से इट्स माय फोर्टे एंड दिस इज सो कॉमन, राइट। सो ये जो वर्ड है वो आप बोल सकते हो अ थिंग एट विच समवन एक्सेल्स, है ना, जिसमें आप आपने महारत हासिल कर रखी, आप स्पेशलाइजेशन हासिल कर रखे हो उस पे, राइट। या फिर योर लॉन्ग सूट, योर टैलेंट, है ना, योर बिगेस्ट स्किल यू कैन से, योर स्ट्रेंथ, योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, राइट। एंड दिस इज समथिंग विच कैन बी सेड एज कि इस पे आप दुनिया जीत सकते हो, इस पे आप दुनिया जीत सकते हो। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, फोर्टे इज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, दिस इज। और अगर इसका ऑपोजिट लिखना हो बेटा तो उसके लिए एक ईडियम होता है। मुझे बता सकते हो अगर किसी के वीक पॉइंट पे वार करना हो या किसी का वीक पॉइंट हो तो उसके लिए एक इडियम मैंने आप लोगों को बताया था, बता सकते हो, कहानी भी सुनाई थी मैंने आप लोगों को। एक मम्मी थी, उनका बेटा बहुत वीक था, तो वो उसको इम्यून देने के लिए लेकर के जाती हैं एक नदी में, फिर डुबो देती हैं, लेकिन डुबोती हैं पैर से, है ना, और फिर उसी की वो हील से इडियम बन जाता है। तो कौन सा इडियम था जरा बताना मुझे इसका, बताओ बताओ बताओ। यप, एक्लेस हील, है ना, तो इसका ऑपोजिट यही जाएगा। So if something as your Achilles heel, the opposite of this is, oh, it's my forte. I know how to do it. I am very, very great at that. Right? So आप बहुत ही proficient होते हो उस पे। और एक और वर्ड क्या यूज कर सकते हैं आप, प्रोफेशनल तो हो ही, और एक और वर्ड था जो मेरे दिमाग से स्किप कर रहा है, बट कोई नहीं, हाँ, या वेटरन। वेटरन एक ऐसे इंसान को बोलते हो जिसको बहुत, मतलब जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सनालिटी होता है ना। तो जिस चीज में आपने एक्सपीरियंस हासिल, अरे यार, कर रखा होता है, वो आपका फोर्टे होता है। तो वेटरन भी बन सकते हो, और ये टर्म जनरली बिजनेसमैन के लिए यूज किया जाता है, ये ऑफिशियल टर्म है आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, इम्पैसे। द वर्ड इज इम्पैसे। एरियोडाइट एक्सपर्टीज को बोल सकते हो, स्कॉलर बोल सकते हो, लेकिन वो एरियोडाइट और स्कॉलर्स जो होते हैं वो उनके लिए यूज होता है कि जो बहुत पढ़ा लिखा हो, जिसको एक पर्टिकुलर चीज पे बहुत ज्यादा नॉलेज हो, तो वो पर्सन्स के लिए यूज होता है बेटा। पंडित, स्कॉलर और एरियोडाइट ये सब पर्सनैलिटी के लिए यूज होते हैं, ठीक है। चलो, तो वर्ड इज इम्पैसे। अब इम्पैसे मतलब डेडलॉक। भाई साहब करें तो क्या करें। आप लोगों ने क्लास 12 में एक चैप्टर पढ़ा होगा, इंडिगो पढ़ा है। उसमें आपको याद होगा कि जो मतलब शेयर होल्डर्स थे, जो लैंड ओनर्स थे और जो शेयर क्रॉपर्स थे, राइट, बहुत मेस्ड अप चल रही थी सारी चीजें, और जो फॉरेनर्स थे वो बहुत ही मतलब बुरी तरीके से इन लोगों को ट्रीट करते थे, उनके साथ बहुत धोखाधड़ी भी कर रहे थे, राइट। सो जो लैंड था ना, राइट, और जितने भी वो थे आपके ब्रिटिशर्स, उनकी जब चोरी पकड़ी गई थी तो एक मीटिंग बिठाई थी गांधी जी ने, जिसमें ही वॉज द पर्सन जो सामने से बोलने के लिए खड़े हुए थे फ्रॉम द साइड ऑफ शेयर क्रॉपर्स, राइट। तो वो अग्रीमेंट साइन करवा रहे थे, क्योंकि इनको मुआवजा देना पड़ता ना, इनको एज कंपनसेशन देना पड़ता। भाई इन्होंने गलत किया था, जबरदस्ती पैसा खाया था गरीब किसानों का, राइट। तो ये लोग सोचते हैं कि गांधी जी 100% मांगेंगे, गांधी जी सोचते हैं कि 50% पे ही दे दे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये लोग बहुत चालाक होते हैं, तो बोलते हैं हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है, 25% पे मान जाओ। अब वो 25% पे सिचुएशन अटकी होती है, गांधी जी कहते हैं भैया हमें ज्यादा देर टिकना नहीं है, सिचुएशन को यहाँ पर होल्ड करके नहीं रखना, आई तो बस जस्ट इतना वांट कि चीजें सही हो जाए, है ना, और गरीबों को उनका अधिकार मिल जाए। तो वो चीजों पे वो जो एक स्थिति थी वो डेडलॉक पे आ गई। सो डेडलॉक इज व्हाट, अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड बिकॉज द पीपल इन्वॉल्व्ड कैन नॉट अग्री व्हाट टू डू। तो अगर मान लो गांधी जी भी तैयार ना होते और ब्रिटिशर्स भी तैयार ना होते,
25% पर, गांधी जी 50 पे अटके रहते और ब्रिटिशर्स 25 पे अटके रहते, तो वो वाली जो सिचुएशन होती वो डेडलॉक की सिचुएशन होती है ना। तो फिर वही वाला होता, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, तो वाली कंडीशन हो जाती है यहाँ पे। दैट इज इम्पॉसिबल, जब कोई सुनने को ही तैयार नहीं है ना, सब पागल हो रखे हैं, तो ना इधर आगे बढ़ रही है गाड़ी ना उधर आगे बढ़ रही है, ये एक टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन भी हो जाती है ना। और टग ऑफ वॉर में टाई, रस्सी बीच में ही अटकी हुई है, ना इधर जा रही है ना इधर ही जा रही है, सो टाई चल रहा है, ठीक है। डेडलॉक सिचुएशन, लॉगर हेड्स बोल सकते हो, या बोल सकते हो एट लॉगर हेड्स। डिस्प्यूटेबल सिचुएशन होती है बेसिकली, वो अड़ जाते हैं लोग, है ना। तो ऐसे लोग आपको जनरली स्टबर्न दिखेंगे, ऑब्नॉक्शियस दिखेंगे, एडमेंट दिखेंगे, जिद्दी लोग ये काम करते हैं, स्टिकलर चिपकू होते हैं, की बात से चिपक जाते हैं वो, हमका चाहिए बदला, राइट। हम कौनों के माही वाही नाही, हम है तोप का गोला, ये कौन बोला, राइट। It's just like that. Now let's move ahead and look for another word, and the word is ipso facto. So fact is what? Fact is something which is the reality. Factual passage आपके एग्जाम में भी तो आता है ना। So fact is what? Fact is nothing else but a kind of truth, reality, ठीक है, actuality, है ना। So that is only ipso facto. तो ipso facto is a Latin word, है ना। तो एक वर्ड होता है de facto और एक होता है ipso facto, तो दोनों कनेक्टेड ही हैं। लेकिन इप्सो फैक्टो कैसे अलग होता है, इस फैक्ट की वजह से हम ये स्टेटमेंट दे सकते कि इनको फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए, इस फैक्ट की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इनको सजा नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूं इप्सो फैक्टो तो आप बताओगे बिकॉज ऑफ द फैक्ट, है ना। सो ये दिस इज अ कनेक्टिंग वर्ड, दिस इज अ काइंड ऑफ फ्रेज which can be used as a connector or conjunction by that very fact or act. Okay, so ipso facto is that only. So can I write it? Because of the fact, because of the reality, because of the truth, because of the actuality, ठीक है। सो ये वाला वर्ड तो आपका सिर्फ ये वर्ड्स बता देगा, ट्रूथ, रियलिटी, फैक्ट और एक्चुअलिटी। लेकिन इप्सो फैक्टो क्या बताएगा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, है ना। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी, देयर इज नथिंग मच टू टेल, है ना। ऑपोजिट लिखना चाहिए। अच्छा, एक चीज यहाँ पे याद रखना, अगर आप सच बोलते हो तो उसके लिए आप लिखते हो स्पीक द ट्रुथ, और अगर आप झूठ बोलते हो तो आप उसके लिए बोलते हो टेल अ लाई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका इज स्लैंग। आपको पता है ना कितना बड़ा वर्ड है ना, दिखा है ना आपने कितना बड़ा वर्ड है। एंड मोदी जी को आप देखते होगे, दे गो समटाइम्स अमेरिका ऑल्सो, दे गो समटाइम्स सऊदी अरेबिया ऑल्सो, दे गो समटाइम्स जापान ऑल्सो, चाइना ऑल्सो। सो डू the people do what? Yeah, is it possible for everybody to communicate in their language only? No, not possible. So it is a shared language of communication used by people who are speakers of different languages. भिन्न भाषाएं बोलने वाले का की सहभागी भाषा, संपर्क भाषा can be known as lingua franca. Lingua का मतलब language
और वो लैंग्वेज जिससे आप फ्रैंक हो जाओ लोगों के साथ। फ्रैंक कब होते हो आप? जब लोगों के साथ आप फ्रेंडली होते हो, बातचीत कर पाते हो, थॉट्स शेयर कर पाते हो, है ना, परसेप्शंस एक दूसरे की अदला बदली हो पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बन पाती है, राइट। तब तो जो स्लैंग लैंग्वेज होती है, कॉमन लैंग्वेज होती है, उसको आप बोल सकते हो लिंगुआ फ्रैंका। इससे आपका दो वर्ड्स बने हुए हैं, एक बना हुआ है पॉलीग्लॉट और एक होता है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट जो होता है वो पढ़ना लिखना बोलना तीनों चीजें जानता है लैंग्वेज को, लेकिन पॉलीग्लॉट जो होता है वो जनरली ही नोज डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड ही अंडरस्टैंड। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ये पॉलीग्लॉट वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। लिंग्विस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ही इंपॉर्टेंट है। सो वन हु नोज अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, one who knows write and read a number of languages can be a linguist, and one who knows and understand a number of languages can be said as a polyglot. Of course, हम लोग जैसे हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं, चाइना वाले चाइनीज में कम्युनिकेट करते होंगे, then if we say different people communicate in different languages, so the language which they use in their particular state can be said as a slang language. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द वर्ड इज नेक्सस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपके फिलर्स में आया था पिछले साल, फिलर्स में आया था नेक्सस। अब देखो विकैबुलरी बेस्ड आपके फिलर्स आते हैं, है ना। जब आप किसी के साथ एक बॉन्ड शेयर करते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो, एक कनेक्शन बनाते हो, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हो, मिंगल होते हो किसी के साथ, है ना, वो भी इन अ बैड वे, है ना। जब दो लोग मिल रहे हो आपस में और दे कंस्पायर, है ना, कुछ बुरा करने के लिए, तो दैट कैन बी सेड एज अ नेक्सस। ठीक है, तो विभिन्न व्यक्तियों के या वस्तुओं के बीच में जटिल संबंध, अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट पीपल और थिंग बट इन अ नेगेटिव वे, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि विशियस सर्कल फॉर्म हो जाता है कई बार लोगों का, और वो जितने भी मीनियल्स होते हैं उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं, राइट। सो बी श्योर अबाउट दिस, कनेक्शंस, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्ट्रैक्ट, बॉन्ड, मिंगलिंग, ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स हैं आपके, ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। बट इफ यू हैव टू राइट अ नेगेटिव वर्ड विद दिस, ये जो नीचे वाले वर्ड्स हैं इनके साथ आप नो नॉट का यूज कर सकते हो, लेकिन नेक्सस के साथ आप नो नॉट का यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। सो बी श्योर अबाउट दिस, नेक्सस इज अ नेगेटिव वर्ड, अ कनेक्शन बट दैट इज बैड। दो लोग आपस में कनेक्टेड हैं, उन्होंने अपना साठगांठ करा है, मिंगल हुए हैं वो, लेकिन साठगांठ भी किस कंडीशन पर करी हुई है? साठगांठ करी है कि भाई तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा नहीं, आप बुरा करो मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ उसमें, राइट। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी गाइस। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दीजिए इतना सब लोग को समझ में आ गया। कई बार ऐसा होता है, मिली भगत भी बोल सकते हो उसको, मिली भगत या साठगांठ, कुछ गलत करने में, क्रिमिनल एक्ट करते हैं ये, है ना। कई बार ये लोग किडनैपिंग भी करते हैं और फिर उसके लिए रैंसम मांगते हैं, फिरौती। आगे बढ़ते हैं। पेंचेंट, नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, एंड पेंचेंट वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड एन्चेंट। एन्चेंटिंग करते हो ना आप, एन्चेंटिंग क्या होती है या एन्चेंट क्या होता है? एन्चेंट का मतलब होता है जैसे आपने कुछ देखा आपके सामने, आप बोलते हो ना, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, राइट। सो अगर आपने सामने कोई आप सुंदर सी चीज देख रहे हो तो आप उसकी तरफ क्या हो रहे हो? अट्रैक्ट हो रहे हो। तो एक सुंदर सी और अट्रैक्टिव सी चीज जो होती है वो एन्चेंटिंग कहलाती है, लुभाने वाली। लेकिन एन्चेंट से ही बना हुआ है वर्ड पेंचेंट। तो अगर आप किसी अट्रैक्टफुल चीज के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हो, सो दैट इज पेंचेंट, ठीक है। तो किसी चीज का अट्रैक्टिव होना इज एन्चेंटिंग, लेकिन आपका उस चीज के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होना इज पेंचेंट। सो इंपॉर्टेंट है बेटा,
तो आप लर्न कर लें, एन्चैंट से बना है पेंचैंट। अट्रैक्टिव चीज की तरफ अट्रैक्ट होना। तो एन्चैंट कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एंड पेंचैंट कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब। अट्रैक्टिव चीज की तरफ अट्रैक्ट होना, की तरफ अट्रैक्ट होना। ठीक है, so this can be said as a desire also, that you want something, you want, your willingness, ठीक है, towards something, so something that you like very much to do, जिस जो चीज आपको बहुत पसंद है करना, that can be said as penchanting। पंचायत करने में पेंचैंटिंग ठीक है, बोल सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी लोगों को? मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दो, इज दिस मच क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है प्राइमा फेसी। आपको कल मैंने एक वर्ड बताया था, डेब्यू बताया था ना, और इसी से रिलेटेड बताया था डेब्यूटी। तो डेब्यूटी जो पहली बार कहीं पर अपनी परफॉर्मेंस देने वाला होता है, दैट इज डेब्यूटी। और डेब्यू उसकी पहली मूवी होती है या पहला इंप्रेशन हो जाता, पहला आपका बोल सकते हो कि फर्स्ट फेज होता है जब वो ऑन स्क्रीन आया होता है लोगों के सामने, राइट। सो डेब्यू और डेब्यूटी कल हम लोगों ने पढ़ा था, उसी से ही आप प्राइमा फेसी लर्न कर लीजिए। प्राइमा का मतलब प्राइम और फेसी का मतलब है फेस। तो जो पहला होता, नहीं बोलते ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बोलते हैं कि नहीं बोलते? एंड द लास्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। व्हाई इट इज सेड दैट? बिकॉज जो सबसे पहले अगर कोई पर्सन आपका कुछ नोटिस करता है ना, तो दैट इज योर अटायर, राइट। सो योर अटायर इज गुड इफ ना, सो पर्सन कैन थिंक ऑफ दिस कि हाँ थोड़ा बच्चा बंदा बोलचाल में भी अच्छा होगा। और फिर सेकंड आपका होता है आपकी कॉन्वर्जेशन और आपका टॉकिंग स्टाइल, राइट। सो प्राइमा फेसी इज आपको देखने के बाद जो इंसान ने पहली बार में सोचा, राइट, फर्स्ट इंप्रेशन। Based on what appears to be true at first, even though it may be proved false later. हो सकता है बाद में आपका वो चीज़ वैसा ना रहा हो जैसा अभी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन जो भी पहला इंप्रेशन होता है आपका, फर्स्ट इंप्रेशन, दैट कैन बी सेड एज प्राइमा फेसी। ओके, हाँ कॉन्फिडेंस बोल सकते हो। वो आपके जेस्चर्स में आ जाता है, जो आपकी बॉडी मूवमेंट्स होते हैं ना, आपकी बॉडी के मूवमेंट्स, जैसे आप बहुत ज़्यादा आपकी फिंगर्स मूव नहीं कर रही हैं और आप ऐसे बार बार अपने हाथों को ऐसे 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 कर रहे हो, दैट शोज योर नर्वसनेस। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। तो अगर आपका जेस्चर अच्छा होता है तो उससे भी प्राइमा फेसी अच्छा पड़ता है। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी गाइज, देयर इज नथिंग टू बिग टू टेल यू ऑल, इट्स बेस्ट। पिक्चर में ऐसे लगाइए, देखने में बहुत काम एंड कूल लग रहे हो, बट अंदर से आपके अंदर खूंखार जानवर भरा हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोफार्मा। प्रोफार्मा इज दस्तावेज ओनली। हिंदी में जो आप बोलते हो ना दस्तावेज तैयार करो, है ना, एक फाइल एक डॉक तैयार करवाया जाता है आपसे, उसको ही आप बोलते हो प्रोफार्मा तैयार करने के। सो किसी चीज़ को भी एक डॉक फाइल में कन्वर्ट कर देना, उसकी पूरी की पूरी डिटेल निकाल करके उसके बारे में पूरा एक फाइल पाइल अप कर देना, दैट इज नोन एज प्रोफार्मा। So use specially about a document prepared in order to show that the usual way of doing something to provide a standard method. So किसी भी चीज़ का, जैसे यहाँ पे फैकल्टीज की सैलरी बनती है, या फिर आप लोग के स्कूल में आपकी अटेंडेंस होती होगी, है ना, या आपके जो पूरे मार्क्स बनते होंगे, सो उन सब चीज़ के लिए पूरा प्रोफार्मा तैयार किया जाता है जो कॉमन होता है ना, और वो सारी क्लासेस के लिए सारे टीचर्स कर रहे होते हैं, जैसे सारे फैकल्टीज की सेम सैलरी एक ही तरीके से बनता होगा उसका प्रोफार्मा। तो कितने लेक्चर्स लिए, पर लेक्चर कितना लेक्चर रेट है, उसके हिसाब से कितना पैसा बन रहा है, कितना जाना है, कितना, है ना, ऐसे ऐसे ऐसी चीज़ें। सो एज अ फॉर्मेलिटी और पर फंक्शनली, राइट, इज नोन एज प्रोफार्मा। सो दस्तावेज इज द हिंदी वर्ड, आप इसको बस इस तरीके से लर्न कर लो।
बायोडेटा इज योर डेटा, है ना, आप अपने बारे में लिखते हो, किसी की लाइफ का डेटा जो होता है वो बायोडेटा कहलाता है। करिकुलम विटे भी बोल देते हो, वो भी एक लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट आओ, ये बहुत कॉमन वर्ड है, आपने फ्रीक्वेंटली देखा होगा, RSVP। इसका फुल फॉर्म होता है रिस्पॉन्डर्स एल वॉस प्लेट। अब ये सब आपके फ्रेंच वर्ड हैं, रिस्पॉन्डर्स वॉस प्लेट, है ना, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, रिप्लाई इफ यू प्लीज, आप प्लीज रिप्लाई कर दीजिएगा अगर आप कर सकते हैं तो। हमारी शादी में आएंगे कि नहीं आएंगे, 500 का खाना बनवाए कि 300 का खाना बनवाए, पता तो चल जाए ना, ऐसा तो ना हो पैसे ना बर्बाद हो जाए। सो RSV फ्रीक्वेंटली यू कैन सी इन द बर्थडे कार्ड्स और शादी के कार्ड्स में लिखा हुआ होता है। सो इट इज रेस्पॉन्डर्स एल वॉस प्लेट, राइट, रिप्लाई इफ यू प्लीज। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। ये कॉमन वर्ड है, आप लोगों ने फ्रीक्वेंटली देखा होगा। अगले पे चलते हैं। कह रहा है टीटी इज नथिंग एल्स बट अ प्राइवेट टॉक। चलो कोपचे में बात करनी है तुमसे। तो कई बार ऐसा होता है, अब अगर यहीं की ही बात लो, है ना, अगर आपका रिजल्ट खराब है या आपकी परफॉर्मेंस खराब है तो आपकी प्रिंसिपल आपके मम्मी पापा को बुलाएंगी और वो आपसे पर्सनल टॉक करेंगे कि this and this is thing is happening and the boy is not doing well, right? या मेरे बॉस को अगर मेरे से कुछ बात करनी होगी तो वो क्या हो जाएगा, वो भी मेरे से एक प्राइवेट टॉक करेंगे, 1-to-1 टॉक। फेस टू फेस टॉक भी हो जाता है। अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, पिलो टॉक भी बोलते हैं इसको, इंटीमेट कॉन्वर्सेशन भी बोलते हैं, between lovers typically occurring in bed type of conversation, so you can say that जो दो लोग अकेले में बात कर रहे हो, तीसरा कोई भी बंदा ना, है ना, that can be said at TT चुड़िया। चलो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। बाकी तो कॉन्वर्जेशन के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से लोग बात करते हैं, कुछ लोग खुलेआम बात करते हैं सबके सामने, और कुछ लोग अपने आप से भी बातें करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, राइट, कुछ बिल्कुल बात नहीं करते। तो यू हैव लर्न डिफरेंट वर्ड्स। खुद से बात कर रहे हो तो सोलीलोक्वी, नींद में बातें कर रहे हो तो सोमनीलोक्विज्म बोलते हैं, ठीक है। फिर अगर बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो तो लोक्वेशियस बोलते हैं, बिल्कुल बात नहीं करते हो तो आपको टैसिटर्न बोला जाएगा, राइट। तो दीज आर दी वर्ड्स जो आपको मैं फ्रिक्वेंटली पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है विस। कभी आपने मिरर में अपनी इमेज देखी है, आपको उल्टी पुल्टी दिखाई देती है, सीधा हाथ देखोगे तो उल्टा हाथ दिखाई देगा, उल्टा हाथ देखोगे तो सीधा हाथ दिखाई देगा, राइट। तो आपको थोड़ा सा मतलब एक जो वर्चुअल इमेज आपकी फॉर्म होती है मिरर में, वो आपकी ऑपोजिट बिल्कुल फॉर्म होती है, ठीक है। सो इन कैमरा ऑल्सो इट ऑल्सो हैपन, राइट, ठीक है। सो इन रिलेशन टू समवन और समथिंग बट ऑपोजिट, जक्स्टापोजिशन या जक्स्टापोज करना किसी चीज को, ये वर्ड इसके साथ आप यूज कर सकते हो, बट जक्स्टापोज का मतलब होता है किसी चीज को अगल बगल एकदम लगा करके रख देना, सेट कर देना, ठीक है। विसा विस का मतलब है ऑपोजिट, एक चीज यहाँ पर है तो एक चीज यहाँ पर होगी, ठीक है। एक और वर्ड यूज होता है इसी के साथ, वाया, तो मतलब आप उसको बोल सकते हो बाय विच, जिस चीज के साथ आप जाओगे, या थ्रू विच, जहां से होकर के कुछ गुजरेगा, ठीक है। जैसे कभी कभी रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट सुनते होगे, ये गाड़ी यहां से होकर के गुजरेगी, सो वाया दिस ऐसे करके, ओके, क्लियर दिस मच। डन। अब ये तो ऑपोजिट हो गया इसका, और एक और आप जो बोलते हो ना वाइस वर्सा, तो वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टा पुल्टा, इसको इसकी जगह पे भेज दो, इसको इसकी जगह पे भेज दो, या इसको पलट दो, तो दैट इज वाइस वर्सा। दिस इज आल्सो अ लैटिन वर्ड ओनली। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, द वर्ड इज विज। दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड दैट वी नीड टू से, हम कहना चाहते हैं ये कि, राइट। सो इस तरह के वर्ड्स आप कई बार यूज करते हो, ठीक है, समझ में आ गया इतना सभी लोगों को। तो विज का मतलब होता है दैट इज टू से, दैट मीन्स, आई करके यूज करते हो जो आप,
ऑफन रीड आउट, नेमली, दैट इज टू से इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ठीक है। ये भी एक कॉमन वर्ड है जो फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, ठीक है। चलो, इतना क्लियर हो गया सभी लोग को? दिस इज द लास्ट वर्ड। किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन? अभी मैं एक सेशन लेने वाली हूँ जिसमें आई एम गोइंग टू टेल यू दैट देयर आर सर्टेन मिस्टेक दैट यू पीपल आर डूइंग व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी एग्जामिनेशन, राइट? सो वो कौन सी चीज़ें हैं वो आप लोग जरूर से जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है, उस सेशन को जरूर से जरूर देखना, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, आई जो है वो आपका एक एब्रीविएशन है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ईजी के लिए यूज करते हो आप, ठीक है, दैट इज एग्जाम्पली ग्रेशिया, राइट? तो वैसे ही आई भी एक रूट वर्ड है। आई रूट वर्ड बोल रही हूँ, आई एक एब्रीविएशन है, शॉर्ट टर्म वर्ड यूज किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस वर्ड? कोई मुझे बता सकता है? टाइमिंग अभी 12:30। What do you mean by the word IE? वैसे तो मीनिंग तो यही है, लेकिन फुल फॉर्म क्या होता है? What is the full form of IE? This is also a Latin word. नहीं पता है तो मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, इडेस्ट, जो यही है, विज। तो अगर आपको IE लिखने का मन नहीं है तो आप विज लिख सकते हो, ठीक है। चलो, so this was the end of the session of today's, and we'll be working soon on दी प्रैक्टिस सेशंस ऑफ विकैबुलरी ऑल्सो। तो यहाँ पर आपको मैं बताती चलूँ स्टूडेंट्स कि महा पैक जो है आपके वो आज के लिए ही अवेलेबल है विद मैक्सिमम डिस्काउंट। वैसे तो हमेशा रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपका आज ही की डेट में है, बिकॉज 31st है टुडे, मंथ एंड सेल, जिसमें आपको लाइव सेशंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मॉक टेस्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ई बुक्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी बैचेस अड्डा में बनेंगे, जितनी भी बुक्स अड्डा में आएंगी, सब मिलेगा। कोई भी ऐसा बैच नहीं होगा, कोई भी ऐसी बुक नहीं होगी, कोई भी ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं होगी अड्डा की जो अड्डा बनाए और आपको ना मिले, राइट? और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें आपको 9 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, है ना। इवन अगर आप इस बैच में एनरोल करते हो तो आपको लाइफ टाइम काउंसलिंग मिलेगी, मतलब जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको काउंसलिंग मिलेगी। आपकी लाइफ मतलब आपकी जो सीयूईटी वाली लाइफ है तब तक, राइट? सो इफ यू पीपल वांट टू एनरोल इन दिस बैच, एनरोल इट बाय यूजिंग दिस कोड Y484। जिसको अपग्रेड करवाना है वो मुझे मेल कर देना, आज मैं उसको फाइनलाइज करवा दूंगी, डोंट वरी फॉर दैट, राइट? तो करना क्या है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जाइए, दिस इज द ऐप ऑफ अड्डा 24/7। जब आप जाएंगे तो उसमें अपना कोर्स सिलेक्ट कर लिएगा, दैट इज योर अंडर ग्रेजुएट कोर्स, राइट? आप सीयूईटी के लिए जाइएगा, और सीयूईटी के लिए जब आप जाएंगे सो यू हैव arts also, you have commerce also, you have science also, right? Different courses are there. So if you go for 2023 commerce और साइंस ऑल्सो, आपको सब में मिल जाएगा। सो देयर इज अ बैच निपुण ऑल्सो, देयर इज अ बैच दिस वन ऑल्सो, महापैक सीयूईटी कॉमर्स वाला, दिस इज ऑल्सो अ महापैक देयर। ये बुक्स वाला है जो 8399 का है, ये आपको 6000 के आसपास मिल जाएगा। ये वाला जो है ये आपको 7000 के आसपास जो मिल रहा है, ये 5000 के आसपास मिल जाएगा। ये इसमें आपकी ना वो बुक नहीं मिलेंगी जो आपके डोर स्टेप पे आएंगी, हार्ड कॉपी ऑफ बुक नहीं मिलेगी, राइट? तो इफ यू आर गोइंग फॉर दिस वन, जिसमें आपको सब कुछ मिलने वाला, यू आर गेटिंग एवरीथिंग, लाइव सेशंस, काउंसलिंग, पीडीएफ नोट्स, नथिंग, अ सिंगल थिंग विल नॉट बी देयर जो कि अड्डा प्रोवाइड कर रहा हो वो आपको ना मिले। सो आई बिलीव कि जो बैचेस हैं बाकी उनसे थोड़ा सा ही आपका कॉस्ट ज़्यादा है, बट इसमें फीचर्स बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। सो मैं यहाँ पे अपना कोड आपको लगा करके दिखा दे रही हूँ कि कितना आपको यहाँ पे मैक्स टू मैक्स डिस्काउंट मिल सकता है। सो यू कैन सी हियर ऑल्सो, हाँ या सी इट, कि आपने अगर 8399 पे ये कोड लगाया सो यू विल बी गेटिंग दिस बैच और दिस महापैक एट 1679 के डिस्काउंट पे 6719 देना पड़ेगा आपको। सो अगर आपने 4000-5000 का बैच खरीदा है तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दे करके इसको अपग्रेड भी करवा सकते हो, बट सी योर सिलेक्शन इज द प्रायोरिटी, ठीक है? सो स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड एंड प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर 90 to 100% आइए। कुछ बच्चे इंग्लिश और जीटी के लिए भी बोल रहे थे, इंग्लिश और जीटी का भी आपकी बुक्स के साथ की अवेलेबिलिटी है, जल्द ही इंग्लिश और जीटी का भी महापैक आ जाएगा, सो डू नॉट वरी फॉर दैट ऑल्सो। सो इट्स गोना बी ग्रेट, इट्स गोना बी सुपर डुपर ऑसम, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, आई बिलीव दिस, एंड या इट्स एक्चुअली ट्रू। तो आप यूज़ करो इसको। बाकी नंबर ऑफ कोर्सेज हैं उस पर भी आपको 1000 के आसपास का ही डिस्काउंट मिल जाएगा विद एवरी कोर्स
कोई भी आप यूज़ करते हो, चाहे निपुण ले रहे हो, चाहे आप बिना ही बुक्स के ले रहे हो, चाहे कुछ भी ले रहे हो, राइट। सो अभी मैं सेशन को एंड कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूंगी अगली क्लास में, सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दैट क्लास ऑल्सो, डू शेयर दिस सेशन एज मच एज पॉसिबल। और मुझे आफ्टर द वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताना, बिकॉज आई एम जस्ट लुकिंग एट दिस कि कई दिनों से आप लोग मुझे काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं बता रहे हो। सो आई वांट कि आफ्टर द वीडियो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहो कि आप लोग क्या नया सीख रहे हो, क्या नया लर्न कर रहे हो, है ना। और ये आपका आज का लास्ट सेशन था फॉर वर्ल्ड पावर मेड इजी। अब हम जो आएंगे सुबह सेशंस में वो विकैबुलरी के प्रैक्टिस सेशंस के साथ आएंगे। सो विल बी डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ विकैबुलरी एज मच एज पॉसिबल। ओके, चलो, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए एंड गेट सिलेक्टेड सून and in the best college of West University. Okay, chalo, bye.